चलिए जी, ठीक है। तो क्वेश्चन है, फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग इंटीजर बाय अप्लाइंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो कह रहे हैं भाई प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड को अप्लाई करके मेरे को बताओ इसका एलसीएम और एचसीएफ क्या होगा। तो प्राइम फैक्टर्स निकालेंगे, मेथड आपको ऑलरेडी पता है। एचसीएफ क्या होता है भाई? कॉमन का लोएस्ट। और एलसीएम क्या होता है? कॉमन का हाईएस्ट। और बाकी जो बचा उसको भी साथ में लिखना होता है एलसीएम, ठीक है। तो बस उसी के हिसाब से फर्स्ट क्वेश्चन करेंगे। वन ऑफ द इजीएस्ट क्वेश्चन में से अभी जो कर रहे हैं वो है आपके, इससे आसान क्वेश्चन नहीं मिलने हैं आपको, ठीक है। तो तीनों पार्ट्स, जो तीन फर्स्ट पार्ट है उसके बाद उसमें हमारे पास है 12, 15 एंड 21। तीनों का हम एलसीएम फाइंड प्राइम फैक्टर्स फाइंड आउट करेंगे। जो फैक्टर्स आएंगे उनको लिखेंगे और उसी फैक्टर से फाइंड आउट कर लेंगे एलसीएम क्या होगा और एचसीएफ क्या होगा। समझ आया सबको जो जो बोला? किसी को डाउट हो? इजी प्राइम फैक्टर्स आते हैं ना सबको निकालने, है ना? ठीक, तो लिखो भैया आंसर, LCM and HCF of two numbers are as follows। तो सबसे पहले हमारे पास है भाई 12, तो 12 के निकालो फैक्टर्स। 2 6 जा, 2 3 जा एंड 3 1। सेकेंड फैक्टर आएंगे हमारे पास 17 के, सॉरी 15 के। सो 3 5 जा, 5 1 जा। नेक्स्ट फैक्टर्स हमारे पास आएंगे 21 के। सो 3 7 जा, 21 एंड 7 1 जा 7। तो एक एक करके तीनों को लिखेंगे, क्या आएगा? सो 12 इज इक्वल्स टू 2 इंटू 2 इंटू 3, ठीक है जी। 12 क्या आएगा? 2 इंटू 2 इंटू 3, जिसको हम लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर इंटू 3। दूसरे नंबर्स में हमारे पास है 15। 15 किसके इक्वल आएगा? 3 इंटू 5 के इक्वल। एंड एट लास्ट हमारे पास है 21, और 21 को लिख सकते हैं 3 इंटू 7। अब तीनों में जो कॉमन आ रहा है HCF, इसको लिखेंगे ऐसे, ऐसे लिखा जाएगा HCF ऑफ 12 15 21 ब्रैकेट क्लोज। और HCF क्या आएगा तीनों का? बोलो। 3 कॉमन आ रहा है तीनों में, तो HCF हो जाएगा 3। और LCM क्या हो जाएगा भाई? तो जो कॉमन चीज़ आ रही है वो हमारे पास 3 है, उसके अलावा हमारे पास क्या क्या पेंडिंग है? एक तो 2 का स्क्वायर आएगा, साथ में 5 आएगा, और साथ में क्या आएगा? 7 आएगा। सो 3 इंटू 4 इंटू 5 इंटू 7। तो जब मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आंसर आएगा हमारे पास? 420। तो फर्स्ट पार्ट हमारा कंप्लीट हो चुका है। बाकी जो दो आपके पास हैं वो जूम में करा दिए जाएंगे, ठीक है। जब बुकलेट्स मिलेंगे खुद करना चाहो तो खुद भी कर सकते हो, कोई इशू नहीं है इसमें, ठीक है। किसी को कोई डाउट कुछ पूछना हो तो क्वेश्चन है भाई, गिवन है हमारे पास HCF कितना है 306 एंड 657 का कितना आंसर है 9। तो ये हमारे पास हो गए अंदर वाले दो नंबर, और उनका HCF कितना हो गया हमारे पास? बोलो 9। और उसने क्या फाइंड आउट करने को बोला? LCM। और हमें एक मेथड पता है, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर इज इक्वल्स टू HCF इंटू LCM, ठीक है। फॉर्मूला है सिंपल, उसको अप्लाई करेंगे, आंसर निकालेंगे, क्वेश्चन खत्म। तो आंसर लिख लो, गिवन है हमारे पास HCF क्या गिवन है? 306, 657 का कितना है? 9। तो लेट कर लो, लेट फर्स्ट नंबर इज इक्वल्स टू 306, second number is equals to 657. So we know that product of two numbers
इज इक्वल्स टू LCM इंटू HCF। ठीक है जी। फर्स्ट नंबर हमारे पास है 306, सेकेंड नंबर है 657, इक्वल टू आएगा LCM इंटू 9। तो 9 को डिवाइड कर दो, आंसर आ जाएगा। इज इक्वल्स टू LCM। अब कटिंग करने आपको आती है सबको। सो 3 3 ज़ा 9, 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, फिर 3 पे जाएगा, 3 3 ज़ा 9, 3 4 ज़ा 12। ठीक है जी। अब इसको मल्टीप्लाई करो, 34 को मल्टीप्लाई करो 657 से, वही हमारा LCM होगा। ठीक है, तो LCM की वैल्यू क्या आ रही है हमारे पास, 657 मल्टीप्लाइंग बाई 34। So 4 7 जा 28, 5 4 जा 20 and 22, 6 4 जा 24 and 26, 3 7 जा 21, 5 3 जा 15 और 2 7 3, 3 6 जा 18 और 1 19। ठीक है जी। तो क्या किसी का ये आंसर आया, 22338 इज आवर फाइनल आंसर। लेटर सपोज 4 ਦੀ ਪਾਵਰ n ਲਿਖਿਆ, ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਸਮਝਾਂਗੇ, ਇਹਨੂੰ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਾਂ 2 × 2 ਦੀ ਪਾਵਰ n, ਬਟ ਇਹ 'ਚ 5 ਤੇ ਮਿਸਿੰਗ ਹੈ ਨਾ। ਅਗਰ 5 ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਫੈਕਟਰਸ 'ਚ, ਪ੍ਰਾਈਮ ਫੈਕਟਰਸ 'ਚ, ਤਾਂ ਇਹ ਕਦੀ ਵੀ 0 ਨਾਲ ਐਂਡ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਬਸ ਇਹ ਸਿੰਪਲ ਜਿਹਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਫਾਰਮੈਟ 'ਚ ਲਿਖ ਦੇਣਾ। ਹੁਣ 6 ਦੇ ਪ੍ਰਾਈਮ ਫੈਕਟਰਸ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਆ, 2 and 3। 5 ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ, ਇਟ ਮੀਨਸ ਇਟ ਵਿਲ ਨੈਵਰ ਐਂਡ ਵਿਦ ਡਿਜਿਟ 0। ਔਰ 2024 ਦੇ ਪ੍ਰੀ ਸਟੈਂਡਰਡ ਪੇਪਰ ਸੈੱਟ 3 ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਸਵਾਲ ਹੀ ਹੈ, 4n वाला पाया हुआ, सुक्के 2 नंबर ही, मतलब MCQ काट के बेटा B सेट जो पहला सवाल होंगे। चलिए आंसर लिखते हैं भाई, क्या आंसर आएगा। तो 6n कैन एंड विद 0 if 2 and 5 both are its प्राइम फैक्टर्स। ठीक है जी। तो हम 6 के प्राइम फैक्टर साइड पे बनाएंगे, 2 3 ज़ा 3 1 ज़ा। अब 6 टू दी पावर n किसके इक्वल है, 2 × 3 की पावर n। यहाँ पे एक लाइन आएगी, सिंस 5 इज नॉट अ prime factor of 6, therefore by uniqueness of fundamental theorem of arithmetic। ये लाइन क्वेश्चन में लिखनी है, जो मर्जी हो जाए, इसके बिना आपका आंसर आपको पूरे जो नंबर्स है वो प्रोवाइड नहीं करवा पाएगा। यूनिकनेस लिखनी है, 6n कैन नेवर एंड विद डिजिट 0, दैट्स इट। सो इसको लिखना मोस्ट कैटेगरी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में, क्योंकि इसके सिर्फ 2 ही क्वेश्चंस आते हैं हर साल, एक्स्ट्रा में हमने डाले हुए हैं। इसका मेथड बड़ा इजी है, अगर मेथड समझ आएगा तो क्वेश्चन समझ आएगा। तो लिख लो भैया आराम से। चलिए क्वेश्चन देखो, कहते हैं एक्सप्लेन वाई 7 11 × 13, ये तीनों में इंटू है, प्लस 13 लिखा हुआ है लास्ट में। 7 11 × 13 प्लस 13 एंड 7 6 5 × 4 × 3 × 2 × 1 प्लस 5 आर कंपोजिट नंबर्स। तो मेरा एक क्वेश्चन है, मैं कुछ टर्म्स लिख रहा हूँ, मुझे बताओ ये कितनी टर्म्स हैं। ठीक है, मैंने लिखा 2 × 5 × 11 प्लस 13 - 2, बताओ इसमें कितनी टर्म्स हैं।
कौन बोल रहा है 5? 5 वाले कितने हैं? 4। अच्छा जी, 4 वाले कितने हैं यार? युवराज आ गया 5 में, अरमान आ गया 4 में। 3 वाले भी हैं भाई, और बोल दो, कोई 2 वाले भी बोल दो। 2 टर्म्स भी आ गई हैं। 1 तो नहीं हो सकती, इन्हें सारे ने पता है ना। फाइनल आंसर दो भाई, कितनी है? 9th क्लास, 10th में आ गई, सॉरी 9th तो निकल गई भाई। 5th क्लास का सवाल है, कितनी टर्म्स हैं? हाँ जी लाडले, बताओ। नो आइडिया भाई, समझो ध्यान से। जो मल्टीप्लाई होते हैं ना, वो एक टर्म में काउंट होते हैं। जब हम टर्म्स को डिस्टिंग्विश करते हैं तो प्लस माइनस का यूज़ करा जाता है टर्म्स को डिस्टिंग्विश करने में। जब तक वो चीज़ आपस में मल्टीप्लाई और डिवाइड हो रही है, वो एक ही मानी जाएगी। आप बताओ, जब आप लोग एलसीएम लेते हो तो बीच में मल्टीप्लाई होता है तब लेते हो, या प्लस माइनस होता है तब लेते हो? सोच के देखो, कभी इसका एलसीएम लिया 2 × 5 मल्टीप्लाई बाई 3 × 5, या इनको मल्टीप्लाई करते हो ऊपर वाले को ऊपर वाले के साथ, नीचे वाले को नीचे वाले के साथ? एलसीएम तो हमेशा इसी का लिया जाता है ना, जिसमें प्लस हो चाहे माइनस हो, कि हाँ भी डिनोमिनेटर सेम है, दोनों को ऐड कर दो, आंसर आ जाएगा। तो जो प्लस माइनस है ना, वो टर्म्स को डिस्टिंग्विश करती हैं। बात समझ आई? मल्टीप्लाई वाली सारी टर्म्स क्या मानी जाएंगी? एक। अब ये तीनों टर्म्स मल्टीप्लाई हो रही है, इनको सिर्फ एक मानना है, तो इसमें 1, 2 और 3 टर्म्स है मेरे पास, दैट्स इट। इसके अलावा और कोई टर्म्स नहीं थे। अब क्वेश्चन को रीड करते हैं बड़े बेसिक तरीके से और फिर समझते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है। अब ये देखो 7, 11, 13, असल में ये एक ही टर्म है, और प्लस डाल के 13 लिखा हुआ ये अलग टर्म है। सिमिलरली ये सारी एक ही टर्म है, और 5 अलग लिखा हुआ है, और इसको हम बोलेंगे सेकंड टर्म। तो देखने में आपको ये 7-8 टर्म लग रही हैं, एक्चुअल में ये सिर्फ 2 टर्म्स हैं मेरे पास। इतना क्लियर हुआ? मल्टीप्लाई का मतलब सिंगल टर्म। फिर से देखो, मान लो मैंने लिखा है 2 × 5 × 7 + 3, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं ना, 2 5 जा 10, 10 7 जा 70, तो इसको लिख सकते हैं 70 + 3। तो ये 2 टर्म्स ही तो हुई जो प्लस हो रही है बाद में जाके। तो इस तरह से हमारे पास जो ऊपर टर्म्स है वो कितनी हैं? 2 ही टर्म्स हैं। ये क्वेश्चन आपकी वीपी के द्वारा पूछा गया था मुझे, जब मेरी इंटरव्यू हुई थी। क्लियर हुआ? तो अब जब इसमें से कॉमन निकाला जाएगा, क्या निकाला जाएगा भाई? कॉमन निकालना। कॉमन मतलब किसी पार्ट को बाहर निकालना। जब इसमें से किसी पार्ट को कॉमन निकाला जाएगा तो अंदर कितनी टर्म्स बचेंगी? 2 ही बचेंगी ना। जहाँ से कॉमन निकलता है उस जगह पे क्या बचता है बताओ? 1 बचता है। ये 9th में हम पढ़ के आए हैं। तो अब ध्यान से देखना, मैं एक टर्म लिख रहा हूँ, पहले हम पूरा इसका बेस बनाते हैं, फिर क्वेश्चन को लिखेंगे। तो 7 × 11 × 13 + 13, बताओ कितनी टर्म्स थी ये? 2। दोनों टर्म्स में कॉमन क्या आ रहा है? 13 आ रहा है। इसको बाहर निकालो। जब 13 को बाहर निकाल दिया तो इसके अंदर जहाँ पे 13 है वहाँ पे क्या आ जाता है बोलो? तो इसको लिखेंगे 7 × 11 × 1 + 1। ये बात याद रखना, ये +1 मिस नहीं करना, इसमें लिखना है। ये ना हो कि भूल जाओ +1 लिखना। मान भी समझ आया? जहाँ से कॉमन निकाला क्या बचता है वहाँ पे? सिर्फ 1 बचता है। इसमें समझ आ रहा है क्या है? तो देखो भाई ये क्या बन गया, देखो 13, 7 11 या 77 + 1 क्या बना? 13 × 78। अब 78 को फर्दर तोड़ेंगे। अब क्वेश्चन को मैं बताता हूँ भी क्वेश्चन कहना क्या जाता है। इतना समझ आया हमने करना क्या है क्वेश्चन में? बेसिक पैरामीटर दिमाग में बन गया, अभी कॉमन उसको बाहर निकालो, बाकी अंदर जो बचा उसको प्लस माइनस मल्टीप्लाई जो भी है करके लिख दो। सबसे पहला काम क्या है? कॉमन को एक्सट्रैक्ट करना बस। उसके अलावा जो बचा उसको मल्टीप्लाई कर दो, बाद में जो बचेगा प्लस कर दो, जो बचेगा उसको आंसर की फॉर्म में लिखे रहने दो। इसके बाद क्या करना है वो भी बताता हूँ इसका क्या करना होता है। अब आते हैं क्वेश्चन कहना क्या जाता है। ये था क्वेश्चन में करना क्या है, कैसे करेंगे ये बता दिया। क्वेश्चन में मतलब क्या? क्वेश्चन क्या था बताओ, एक्सप्लेन वाई, कि ये दोनों कॉम्पोजिट नंबर है। अब ये दोनों मतलब ये एक पूरा नंबर है और ये एक पूरा नंबर है।
इन दोनों नंबर्स को हमें प्रूव करना है कि ये कॉम्पोजिट नंबर है। बताओ कॉम्पोजिट नंबर को कैसे प्रूव कर सकते, कोई नंबर को कैसे बताएंगे कि ये कॉम्पोजिट है? गलत। हाँ, 2 से ज़्यादा होंगे कंपोजिट हो जाएगा, बट और क्या कंडीशन है? 2 से ज़्यादा फैक्टर होंगे तो ऑब्वियसली कंपोजिट होंगे, बट वो फैक्टर कौन से होंगे? प्राइम नंबर्स। तो हमने एक थ्योरम पढ़ी थी कि एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी रिटन एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम। तो ध्यान से देखना, जब मैं इसको सॉल्व करूंगा जो इसके फैक्टर्स बनेंगे ना 13 इंटू 78, जब 78 को भी तोड़ूंगा तो वो सारे प्राइम नंबर के फैक्टर्स में आ जाएंगे। तो हमारा क्या मतलब है कि जो जितने भी ये नंबर दिखाई दे रहे हैं ना, इनको प्राइम नंबर में तोड़ देना है कॉमन निकाल के, डेट्स इट। अगर इसके फैक्टर में प्राइम नंबर आ गया, कौन सा नंबर आ गया, तो ये नंबर कॉम्पोजिट है, अदरवाइज ये नंबर कॉम्पोजिट नहीं है। समझ आया? क्वेश्चन क्लियर हुआ? देखने में अजीब से नंबर है, बट 2 ही नंबर है, दोनों नंबर में से कुछ कॉमन आएगा, जो कॉमन आएगा उसको लिखते जाएंगे, लास्ट में जितने भी है उसके फैक्टर्स बना देंगे। जो वो पूरी तरह से टूट जाएगा तो हम बोलेंगे कंपोजिट नंबर कैन बी रिटन एज प्रोडक्ट ऑफ प्राइम। तो ये नंबर कौन से नंबर हुए हमारे पास? कंपोजिट नंबर हुए, बात खत्म। फिर से ये जो नंबर है इसमें से कुछ कॉमन निकाला जाएगा, जो फैक्टर बनेंगे उनको लिख देंगे, उसको फर्दर तोड़ेंगे तो सिर्फ प्राइम नंबर ही आएंगे हमारे पास। तो हम बोलेंगे कि इसका प्रोडक्ट का मतलब क्या था? मल्टीप्लाई। कि जब हम इसके फैक्टर्स बनाएंगे तो ये सारे कौन से नंबर आ रहे हैं हमारे पास? प्राइम नंबर आ रहे हैं। अगर हमारे पास प्रोडक्ट में प्राइम नंबर आ रहा है तो इसका मतलब जो हमारा ऊपर वाला नंबर था वो कौन सा था? कॉम्पोजिट नंबर था। एक तो फैक्टर 2 से ज़्यादा है, ठीक है, एक तो 3 फैक्टर हो गए, और ऊपर से हुए कौन से? प्राइम नंबर। अब पूछो सर, जरूरी नहीं है क्वेश्चन में है प्लस कौन सा? सर कॉमन निकालोगे तो क्या आएगा वहाँ पे? लिखना जरूरी नहीं है, कॉमन निकालो क्या बचेगा वहाँ पे? 13 वन जा क्या होता है? सुनना, 13 निकाल दिया तो क्या बचा? तो लिखना पड़ेगा ना। अब 0 लिख के बता वहाँ पे, फिर तो प्लस में है तो प्लस में लिखेंगे, माइनस होता तो माइनस में। अगर मान लीजिए वहाँ पे 0 लिख दिया तो क्या होगा? 13 0 जा 13 0 जा 0, तो क्या 0 लिख सकते हो उस जगह पे? फिर तो 13 को उसने 0 ही कर दिया। 1 लिख सकते हो, जहाँ से कुछ कॉमन निकालोगे कुछ नहीं बचता तो 1 बचता है वहाँ पे। हाँ जी सर, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। चलिए जी, क्वेश्चन समझ आया? कंपोजिट को प्राइम के फैक्टर में तोड़ना है कॉमन निकाल के, इतना सा काम, इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, पेपर में डालते हैं टीचर, क्योंकि ये समझ ही नहीं आता इसमें करना क्या है। तो सबसे पहले फर्स्ट को मानेंगे लेट x इक्वल टू 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13। तो भाई साहब यहाँ से 13 कॉमन आएगा, अंदर बचेगा 7 इंटू 11 इंटू 1 प्लस 1, तो ये बनेगा 13 इंटू 77 प्लस 1, सो 13 इंटू 78। अब 78 के प्राइम फैक्टर्स बना दो, आते हैं आप लोगों को। सो 2 39 ज़ा 3 13 ज़ा 13 1 ज़ा, तो इसके फैक्टर्स बने 13 इंटू 2 इंटू 13 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 13, जिसको हम लिख सकते हैं 2 इंटू 3 इंटू 13 का स्क्वायर। तो ये सारे कौन से नंबर है? 2 3 13 प्राइम नंबर है हमारे पास। ऑल्सो सेकेंड पार्ट को करेंगे, उसको वायलेट कर लेंगे। ऑल्सो y इज इक्वल्स टू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 5 प्लस 5। अब यहाँ से क्या कॉमन आएगा बोलो? 5 कॉमन आएगा, जो बचेगा वो हमारा क्या हो जाएगा? ठीक है, आंसर में इंक्लूड हो जाएगा। तो भाई y किसके इक्वल आ गया? यहाँ से 5 कॉमन निकाला, अंदर आया 7 इंटू 6 इंटू 1 में इसलिए लिखवाता हूँ कि गलती नहीं होती। चाहो तो मल्टीप्लाई में 1 मिस कर सकते हो, बट कभी गलती नहीं होगी, एरर नहीं आएगा कभी क्वेश्चन करते वक्त, क्योंकि दिमाग में फिक्स है कि 1 लिखना है। तो 7 6 जा 42, ठीक है जी, 3 2 जा 6 6 4 जा 24 प्लस 5। तो मेरे y की वैल्यू क्या आ रही है देखो, सॉरी माफ़ करना, यहाँ पे y इधर आएगा और 5 इधर आएगा। तो जब 42 को आप मल्टीप्लाई करोगे किसके साथ? 24 के साथ, तो देखो क्या आंसर बन रहा है?
4 2 ज़ा 8, 4 4 ज़ा 16, 2 2 ज़ा 4, 2 4 ज़ा 8, सो 10 और हमारे पास आ गया जी 0। तो 1008 प्लस 1, और एक छोटी सी गलती हुई है, ये भी सही कर लेना, यहाँ पे 5 नहीं आएगा, बाय मिस्टेक 1 आएगा। हाँ जी सर, अब बोलो। 1 के आगे उठते, हाँ जी, ये 5 कॉमन निकाला, यहाँ पे 6 है, ये हाँ ये 1 है, ये 4 है, ये 3 है, ये 2 है, ये 1 है, ये +1 है। हाँ जी सर, कहाँ पे एक्स वाई 4 है यार, ठीक है, ये 1 है, छोटी सी मिस्टेक हुई थी, अब क्लियर हो गई है, ठीक है। अब देखो ये हमारे पास आ गया 5 × 1009। अब 1009 खुद से एक प्राइम नंबर है, ये टूटेगा नहीं फर्दर। अब मान लीजिए इतना बड़ा नंबर आ गया, सोचो थोड़ा सा, अब इतना बड़ा नंबर आ गया, आपको नहीं पता ये प्राइम है कि कॉम्पोजिट, कैसे करोगे फिर? नहीं तोड़ना, यही रहने देना, इसको एक ट्रिक से लिख देना। कैसे लिख देना देखना, हाँ जी, नहीं, अब मान लीजिए एक बड़ा नंबर है, जैसे अभी आया, अभी हमें प्राइम फैक्टर्स का नहीं पता किस पे जाएगा, ये 2 पे नहीं जा रहा, 3, मैंने बोला था कल वैसे 20 तक याद करके आने, 11 और 13 के याद करे सबने? अभी पूछूंगा मैं 7 का, मैं थोड़ी देर में पूछूंगा कि 7 का क्या मेथड होता है, 11 का क्या मेथड होता है। तो अब मान लो कि आपको नहीं पता 109 कौन सा नंबर है, ठीक है नमन, तो हमने एक चीज़ करेंगे, मुझे बताओ कि प्राइम नंबर के कितने फैक्टर्स होते हैं? प्राइम नंबर के मैक्सिमम कितने फैक्टर्स होते हैं? 2 फैक्टर होते हैं, 2 ही नंबर वाला प्राइम होता है ना, एक तो खुद में आता है, एक 1 में आता है। हम इसके 3 फैक्टर लिख देंगे अभी सामने आपके, देखना कैसे। एक 5 आ गया, एक 109 आ गया, एक खुद से 1 लिख दो, क्या जा रहा है, 1 तो सबका ही फैक्टर होता है। अब इसके कितने फैक्टर हो गए? तो अगर किसी के 3 या 3 से ज़्यादा फैक्टर होते हैं, कौन सा नंबर होता है? समझ पा रहे हो? अगर प्रॉपर टूट गया तो वेल एंड गुड, नहीं टूटा तो 1 लिख के बोल देंगे 3 फैक्टर है, बात खत्म, कॉम्पोजिट हो गया, हमारी कहानी खत्म हो गई। सर होगा ना, कुछ कॉमन तो निकालोगे, कुछ बीच में भी आएगा, और 1 तो सबके साथ होता है, तो 3 तो मिलेंगे, जो मर्जी कर लो। 5 तो निकलेगा, कुछ ना कुछ कॉमन तो निकलेगा, वरना ये क्वेश्चन नहीं डालेगा, और बीच में भी कुछ आएगा, और 1 तो सबके साथ ही होता है, तो 3 फैक्टर हो गए। पिछले क्वेश्चन में मैंने 78 को तोड़ दिया था, अगर नहीं टूटता तो मैं उसके साथ 1 मल्टीप्लाई करके उसको भी सेम तरीके से लिख सकता था। मुझे नहीं पता 78 क्या है, बट ये मेरे पास प्राइम हो गया, क्योंकि 3 से ज़्यादा फैक्टर आ रहे हैं, ठीक है ना। अब एक लाइन लिखना साथ में लास्ट पे, बोथ नंबर्स x and y have factors other than 1, therefore these numbers are composite numbers। प्रैक्टिकल बेस में कौन कौन से क्वेश्चन आते हैं आपके पास? कार्स वाले क्वेश्चन आएंगे, 2 कार्स घूम रही हैं, कब दोबारा मीट करेंगी, अभी ये क्वेश्चन है। उसके अलावा क्लासरूम वाले क्वेश्चन आएंगे, एक क्लासरूम इतने बच्चे हैं, दूसरे क्लासरूम इतने बच्चे, लाइब्रेरी में लेके जाने हैं बराबर बच्चे, बताओ कैसे लेके जाओगे। उसके अलावा आपको क्वेश्चन आएंगे टाइल्स वाले, घर में टाइल लग रही है, इतने बाय इतने की टाइल है, कितनी टाइल्स लगेंगी, प्रैक्टिकल बेस्ड क्वेश्चन। उसके बाद आएगी आपको बेल वाले क्वेश्चन, कि भाई एक बेल 7 बजे है, दूसरी 8 बजे है, तीसरी 9 बजे है, तीनों दोबारा सेम कब टाइम होंगी, मतलब सेम टाइप है कब जो रिंग करेंगे, सारे प्रैक्टिकल क्वेश्चन है इसके। फिर टैंकर वाले क्वेश्चन है, एक 7 लीटर का टैंकर है, 11 लीटर का है, 13 लीटर का है, बताओ कौन सा मग लें कि जिसमें से भी निकालने के प्रॉपर तेल बाहर आएगा, एक ही मग लेना तीनों के लिए। समझ पा रहे हो ना, कि जैसे 3 बाल्टी हैं और तीनों में से ऐसे पानी निकालना है कि एकदम एक बूंद भी पानी ना अंदर बचे, प्रॉपर मग से निकलना चाहिए। तो किसका यूज़ करोगे, HCF का यूज़ करोगे, LCM का यूज़ करोगे। फिर कंटेंजेंट मार्क चल रही है, कंटेंजेंट चल रही है, उसको ऐसी लाइन में लगाना है जैसे आपका बैंड चलता है ना, ऐसे लाइंस में लगाना है कि जब उसको फिक्स करे तो उसकी नंबर ऑफ रोज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स हो जाए। तो ये सारे HCF LCM के प्रैक्टिकल बेस्ड क्वेश्चन है,
इन्होंने सिर्फ एक दिया हुआ, पेपर में भर भर के आएंगे। इसको नोट डाउन कर लो अच्छे से। क्वेश्चन को देखना बड़े ध्यान से। क्वेश्चन है हमारे पास, देयर इज़ अ सर्कुलर पाथ अराउंड अ स्पोर्ट्स फील्ड। तो हम एक सर्कुलर पाथ बनाते हैं साथ साथ में और अंडरस्टैंड करते जाना। हाँ जी सर, दिखाई नहीं दे रहा, बंद कर दे 2 मिनट यार इसको। ऐसे करके एक सर्कुलर पाथ है, ठीक है, स्पोर्ट्स फील्ड के अराउंड, मतलब जैसे हम चलते हैं ना स्पोर्ट्स फील्ड के अराउंड सर्कुलर पाथ होता है उस तरह से। तो उन्होंने बोला है कि 2 बंदे हैं, एक सोनिया है और एक रवि है। दोनों वहाँ पे क्या कर रहे हैं, कार का यूज़ करके ड्राइव कर रहे हैं, ठीक है, 1 राउंड ड्राइव कर रहे हैं स्पोर्ट्स फील्ड के अराउंड सर्कुलर पाथ में, ठीक है। तो मान लो ये उनका स्टार्टिंग पॉइंट है, तो यहीं पे ही सोनिया अवेलेबल है हमारे पास और यहीं पे रवि है, और दोनों मान लो इस डायरेक्शन में घूम रहे हैं ऐसे करके स्पोर्ट्स फील्ड के अराउंड। ठीक है, मान लो ये सोनिया है और सेम वे से रवि भी ट्रैवल कर रहा है सेम फील्ड के अराउंड। सोनिया को लग रहे हैं टोटल 18 मिनट्स उस फील्ड को प्रॉपरली ट्रैवल करने में, और जो रवि भाई है उसको लग रहे हैं 12 मिनट्स सेम इस सर्कुलर पाथ को जो है प्रॉपर वे से ट्रैवल करने में, ठीक है। अब कंडीशन क्या है, सपोज दे बोथ स्टार्ट एट द सेम टाइम। मान लीजिए टाइम है 9 बजे और दोनों ने 9 बजे ही शुरू करा सेम टाइम, ठीक है जी। एंड सेम पॉइंट भी है और सेम टाइम भी है, तो एक सेम टाइम हो गया, एक सेम पॉइंट हो गया, देखते जाना। और लास्ट में है सेम डायरेक्शन, तो सेम टाइम, सेम डायरेक्शन, सेम पॉइंट, ये 3 चीज़ें हमारे पास ऑलरेडी हमें क्या है, गिवन है। मतलब रवि और सोनिया दोनों सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं, दोनों इसी पॉइंट से स्टार्ट हुए हैं, ठीक है, और दोनों एक साथ स्टार्ट हुए हैं घूमना सर्कुलर फील्ड के अराउंड। मान लो दोनों 9 बजे शुरू हुए, एक ही तरफ जा रहे हैं एक ही डायरेक्शन में, और शुरू भी एक स्टार्टिंग लाइन से हुए, जैसे स्टार्टिंग लाइन है मान लो यहीं से शुरू होएगा दोनों, ये नहीं फिर रवि यहाँ से है सोनिया यहाँ से घूम रही है फिर शुरू कर दिया, और ऐसे नहीं। ये 3 कंडीशन लग गई है। अब क्वेश्चन क्या है उसका, आफ्टर हाउ मैनी मिनट्स विल दे मीट अगेन एट द स्टार्टिंग पॉइंट। उसका ये क्वेश्चन है कि कितने टाइम बाद वो दोनों फिर, जैसे मान लो ऐसे सोनिया घूम रही है, फिर उसने घूमा, फिर ऐसे घूमती गई, फिर उसके बाद रवि भी ऐसे ऐसे घूमी जा रहा है, कितने टाइम के बाद दोनों सेम पॉइंट पे मिलेंगे जहाँ से उन्होंने शुरू करा था। क्वेश्चन समझ आया? इमेजिन करो कार लेके घूमी जा रहे हो, वो भी घूमी जा रहा है, एक ऐसा पॉइंट आएगा जब दोनों फिर से उसी पॉइंट पे एक साथ होंगे, उसी पॉइंट पे एक साथ होंगे। उसने बोला है कि वो पॉइंट कितने टाइम के बाद आएगा, कितने टाइम के बाद दोनों सेम पॉइंट पे आ जाएंगे। बात समझ आई थोड़ी? क्वेश्चन अंडरस्टैंड हुआ? घूम रहे हैं सेम पॉइंट, सेम डायरेक्शन, सेम टाइम पे शुरू हुए, कितने टाइम के बाद दोनों फिर से उसी पॉइंट पे दिखाई देंगे एक साथ। अब आप सोचोगे कि एक बंदा तेज़ जा रहा है एक बंदा स्लो जा रहा है, तो सेम पॉइंट पे कैसे आ जाएंगे? भाई वो अलग बात है कि किसी के चक्कर ज़्यादा होंगे। समझ लो एक बंदा स्लो जा रहा है, देखना ये बंदा ऐसे ऐसे करके जा रहा है, एक बंदा बहुत फास्ट दौड़ रहा है, जब तक ये यहाँ पहुँचेगा तो ये भी कहीं ना कहीं घूम के इसके साथ आ ही जाएगा, उसके चक्कर ज़्यादा हो जाएंगे, वो अलग बात है, उसने सर्कुलर पाथ को ज़्यादा ट्रैवल करा होगा, बट आएंगे दोनों सेम पॉइंट पे। तो ये उसका क्वेश्चन। अब प्रैक्टिकली सोचते हैं, थोड़ा सा देखना, आपको आंसर मैं प्रैक्टिकली दे रहा हूँ, बट पेपर में कैसे करना वो भी देखेंगे, फिर इसका एक शॉर्टकट भी है। रवि को कितना टाइम लगता है बोलो? 12 मिनट। मान लीजिए रवि ने पहला चक्कर कितने टाइम में ख़त्म करा, तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ रवि ने ख़त्म करा 12 मिनट में, यस और नो? रवि ने ख़त्म करा कितने टाइम पे? 12 मिनट में। ये बिल्कुल डार्क नहीं हुआ, वेट करना।
तो रवि ने ख़त्म करा भाई 12 मिनट में पहला चक्कर, देखते जाना। रवि दूसरा चक्कर कितने टाइम पे ख़त्म करेगा बोलो? 24, 12 और 12 24। तीसरा चक्कर कितने टाइम पे ख़त्म करेगा? 36, 12 का पहाड़ आंदा सारा। अब सोनिया की बारी। सोनिया का एक चक्कर कितने टाइम पे कंप्लीट हो रहा है? दूसरा चक्कर कितने टाइम पे कंप्लीट होगा? क्या 36 दोनों में सेम आ रहा है? 36 मिनट बाद क्या दोनों स्टार्टिंग पॉइंट पे होंगे कि नहीं होंगे बताओ? वो अलग बात है, रवि के 3 चक्कर होंगे, सोनिया के 2 होंगे, बात खत्म। क्योंकि वो स्लो चल रही थी और रवि फास्ट चल रहा था। रवि ने 3 चक्कर लगा लिए, तब तक सोनिया ने 2 ही लगाए हैं। ठीक है, टाइम सेम है दोनों का, स्पीड की चक्कर है भाई, एक की स्पीड ज़्यादा है, एक का स्पीड कम है। रवि फास्ट चल रहा है, सोनिया स्लो चल रही है। टाइम दोनों का कितना टाइम होगा? 36 मिनट बाद दोनों स्टार्टिंग पॉइंट पे आ जाएंगे। क्या किसी को इसमें कोई डाउट है? हाथ खड़ा करो और पूछो, कुछ पूछना है तो। चक्कर उधर कितने लग गया देखो भाई, 3। इसके कितने हैं? क्योंकि ये फास्ट चल रहा था, दिस इज़ द कंडीशन। बट इसके भी 36 मिनट बाद और इसके भी 36 मिनट बाद दोनों स्टार्टिंग पॉइंट पे आपको दिखाई देंगे। अब ये तो हो गया प्रैक्टिकल वे सोचने का, भी एक चक्कर लगा लिया, 2 लगा लिया, तीसरा लगा लिया। उसने 2 में कंप्लीट करा, उसने 3 में कंप्लीट करा। अब हमें कैसे पता कि हमने HCF LCM पढ़ के आए हैं, इसको कैसे निकालें? तो आपके जितने भी क्वेश्चन होंगे उसमें सिर्फ 2 आंसर होंगे, आइदर यू हैव टू डू HCF और LCM, इसके अलावा आपको कुछ नहीं दिखना। या तो HCF होगा, आंसर में करना होगा हमने, सुनो, या तो हम HCF करेंगे आंसर का, या क्या करेंगे? LCM। उसके अलावा कुछ नहीं होना है दोनों में। अब सेकंड कंडीशन, हमें कैसे पता कि HCF करना है कि सर LCM करना? याद रखना, अगर मेरा आंसर जो मेरी वैल्यूज है उनसे बड़ा आ रहा है, फिर से उल्टा कॉन्सेप्ट है, जैसे इसमें बोला था ना कॉमन का बड़ा वैल्यू निकालनी है। अगर मेरा जो आंसर है, जो मेरी वैल्यूज गिवन है उससे बड़ा आ रहा है तो LCM निकालना है, और जो वैल्यूज है उनके अंदर आ रहा है तो HCF निकालना। अब इसका क्या मतलब मुझे बताओ? एक ने 12 मिनट लगाए, दूसरे ने 18 मिनट लगाए, दोनों जब मिलेंगे तो टाइम ज़्यादा होगा कि कम होगा? उनमें से ज़्यादा ही होगा ना, 18 के बाद ही कभी ना कभी मिलेंगे। तो जो मेरी वैल्यू थी उससे बाहर जा रहा हूँ ना मैं, उसके अंदर तो नहीं आ रहा ना, बाहर जा रहा हूँ, तो क्या करूँगा? LCM। बड़ी वाली वैल्यू की तरफ जाना है तो क्या निकालना है? LCM। अब रिंग वाला क्वेश्चन देखते हैं। एक रिंग 7 बजे बजी, दूसरी 8 बजे, तीसरी 9 बजे। जब वो अगली बार तीनों दोबारा से बजेंगी तो वो टाइम 9 से ज़्यादा होगा कि कम होगा? ज़्यादा ही होगा ना। ये थोड़ी अब तीसरी 9 के अंदर ही घुस जाएंगी, बाहर ही जाएंगी ना। उसमें भी क्या निकालना होता है? सी है कंडीशन इनकी। अब टाइल वाला क्वेश्चन देखो, टाइल लगानी है, आपके पास एरिया है, तो टाइल एरिया के अंदर लगानी है कि बाहर निकालनी है? तो उसमें क्या निकालेंगे? HCF। तो ये है इनका प्रैक्टिकल बेस और डीप अंडरस्टैंडिंग, बाकी तो लिखना ही है और कुछ नहीं। अगर खुद से बाहर जा रहे हो, जैसे मान लो मेरा एक स्टेप इतना बड़ा है, एक बंदा और है उसका स्टेप भी इतना सा है, छोटा सा। एक टाइम के बाद एक ऐसा टाइम आएगा जब हम दोनों सेम स्पीड से चलते हैं, हमारा स्टेप ना मैच कर जाएगा, क्योंकि वो स्लो चलता है, मैं फास्ट चलता हूँ, स्टेप मैच हो जाएगा। तो हमारी वैल्यू से बाहर जा रहे हैं कि अंदर आ रहे हैं? तो क्या निकालेंगे? LCM। तो यही है आपके क्वेश्चन। अब मान लो, वो याद करो कंटेनर वाला क्वेश्चन, 3 कंटेनर थे ना, पानी भरा हुआ था या तेल भरा हुआ था, तो मग्गा चाहिए, मग्गा। मग्गा कंटेनर से छोटा होगा, बड़ा होगा? तो क्या निकालोगे? सोच पा रहे हो? ख़त्म हो गया, अब लाइट जगा दो भाई, इतना ही था बस। तो मैं इसको कर रहा हूँ रब, ये आपका सारा रिकॉर्डिंग में चला जाएगा, प्रॉपर वे से रिकॉर्डेड है, जितनी बार मर्जी देखो जाएगा। ठीक है, तो अब इसको लिखेंगे हम बड़े आराम से, 1 बाय 1। ठीक है, थोड़ा सा कंटेंट लिख देते हैं जितना सा चाहिए हमें। तो आंसर लिखो, रवि completes 1 round in 12 minutes. Sonia complete
1 round in 18 minutes. They will both meet at a same point again after calculating the LCM of 12 and 18 when they both move in same direction from same point on a same time. तो इतनी सी राम कथा लिखनी है आपने इसके साथ, और उसके बाद आप निकालोगे इन दोनों के एलसीएम। तो भाई 18 का 2 9 ज़ा 3 3 ज़ा 3 1 ज़ा, और 12 का क्या होगा बोलो? 2 6 ज़ा 2 3 ज़ा 3 1 ज़ा। तो हम इसको लिख लेंगे 18 को। 18 का एलसीएम क्या लिखा जाएगा बोलो भाई? 2 इंटू 3 इंटू 3 विच विल फर्दर इक्वल्स टू 2 इंटू 3 का स्क्वायर। और अगर हम बात करेंगे इसकी भाई 12 की, तो 12 लिखा जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 3 विच विल बी इक्वल टू 2 स्क्वायर इंटू 3। तो एलसीएम क्या होगा दोनों का 12 एंड 18 का? सो 3 स्क्वायर इंटू